नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो अरब से आ रही है। अरब में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये एटमी विनाश की तरफ बढ़ चुका है। कभी भी इजराइल ईरान पर महाविनाशक हमला कर सकता है, तो ईरान की भी बारूदी तैयारी है। उधर लेबनान में विध्वंस जारी है। इजराइल की सेना बेरूत से लेकर बेका तक बारूद बरसा रही है। IDF ने जिन बमों से गाजा में विनाश किया, अब उन्हीं बमों से लेबनान में विनाश कर रही है। इन सब खबरों के बीच बाइडेन के सबसे करीबी इजराइल पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बुलेटिन में आपको हम मुलाकात के मायने बताएंगे, साथ ही इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी साजिश की जानकारी भी जो सामने आ रही है वो बताएंगे। तो दोनों बड़ी खबरें जिस पर हम आपको अहम जानकारियां देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल ईरान तनाव की करते हैं। इजराइल ईरान तनाव पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ सकती है। इजराइल के बड़े अधिकारियों की हत्या का प्लान है। ईरान की साजिश पर शिन बेट ने ये बड़ी जानकारी सामने रखी है। इजराइल वर्सेस ईरान, क्या यहां परमाणु घमासान होगा दोनों के बीच? जानकारी दरअसल क्या सामने आई है वो जान लीजिए। खुलासा यह है कि टारगेट पर कौन है। खुलासा यह है कि इजराइल के बड़े अधिकारियों को मारना चाहता है ईरान। और टारगेट पर कौन है जान लीजिए। एक परमाणु वैज्ञानिक और दूसरे नंबर पर सेना के अधिकारी और तीसरे नंबर पर मेयर। ये तीन बड़े टारगेट्स हैं जिन्हें खत्म करना चाहते हैं। ये जानकारी कैसे सामने आई है ये जानना बहुत जरूरी है। यरूशलेम से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये ईरान के लिए स्पाई कर रहे थे। सभी पर ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी की गई है कि ये अहम जानकारियां साझा कर रहे थे ईरान के साथ। पूछताछ के बाद शिन बेट ने यह जानकारी सामने रखी। बताया कि ईरान को यह जानकारी दी जा रही थी, टारगेट पर कौन थे और ईरान की क्या थी बड़ी साजिश, वो सब बताया गया है। तेहरान के वॉर प्लान पर TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह है कि ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक हो चुकी है। इजराइल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में हैं। पहले ईरान पर इजराइल के हमले का प्लान लीक हुआ, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर चुकी है। इजराइल ने 40 रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले की तैयारी की, जिन्हें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तेहरान का इजराइल पर हमले का प्लान भी लीक हो चुका है। TV9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ईरान का इजराइल पर हमले का प्लान हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन इसे एक्टिवेट किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। पांच अक्टूबर को लेबनान में बेरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद यह प्लेन सीरिया के दमिश्क में लैंड हुआ। यहां 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ था हिजबुल्लाह का उप महासचिव नईम कासिम। 20 अक्टूबर को पहली बार यह खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचा है, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम को ही
तेहरान पहुंच चुका था। ईरान को रिपोर्ट मिली थी इजराइल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उसकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उसे तेहरान लाया गया। सात अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में बैठक शुरू हुई। इस हॉल के करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है। इस घड़ी पर लिखा है डेथ टू इजराइल और समय लिखा है 2040। साल 2015 में सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा था कि 2024 तक इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। इस क्लॉक टावर के करीब एक हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, IRGC के टॉप कमांडर्स, हिजबुल्लाह के नईम कासिम सहित प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजराइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। हर लड़ाके को $500 से $800 यानी 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत के दरिया में बारूदी प्रहार हुआ है। इजराइल ने इमारत पर दागी है मिसाइल। इजरायली हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई है। देखिए किस तरह से इजराइल ने हमला किया और पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। इजराइल ने इमारत पर मिसाइल से हमला किया था और उसके बाद देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई। बेरूत के दहिया में किया है ये बारूदी प्रहार इजराइल ने। देखिए किस तरह से इस पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया। बेरूत में स्पाइस 2000 बॉम्ब से हमला किया गया। IDF ने लड़ाकू विमानों से ये बम गिराए। इजरायली हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। गाजा में भी बम का हुआ था इस्तेमाल। इस बम का इस्तेमाल गाजा में भी किया गया था। अब इस बम का इस्तेमाल यहाँ बेरूत में किया गया है। लेकिन देखिए किस तरह से पूरी इमारत को टारगेट कर ध्वस्त किया गया। विमान के जरिए इजराइल ने यह बम गिराया इस इमारत पर और पूरी इमारत कुछ सेकंड में खत्म हो गई। लेबनान में ऑपरेशन स्पाइस 2000 यानी स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ये क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, दोनों जानना जरूरी है। बेरूत में स्पाइस 2000 बॉम्ब से हमला किया गया है। ये क्यों इस्तेमाल किया गया? हिजबुल्लाह की सुरंग बंकर में तबाह कर रहा है, यानी हिजबुल्लाह की जो सुरंग है उसमें जो बंकर है उनको तबाह करने की कोशिश है इसके जरिए। ये दरअसल एक GPS गाइडेड बम है। ये जो बम है वो आम बम नहीं है, ये 2000 बम है और ये
स्पाइस 2000 जीपीएस गाइडेड बॉम्ब है। 900 किलो का वॉरहेड ये ले जा सकता है। जमीन के 300 से 500 मीटर अंदर तक अटैक करता है, यानी अगर नीचे बंकर बना है तो उसको टारगेट कर सकता है। रास्ता बदल सकता है अपना ये बॉम्ब, क्योंकि ये जीपीएस गाइडेड है। किसी भी मौसम में सटीक हमला करना इसके जरिए संभव है। इसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया है उस इमारत को जमींदोज करने में जिसके नीचे इजराइल का कहना है कि बंकर मौजूद थे। हिजबुल्लाह के अस्तित्व को खत्म करने के लिए इजराइल 2 फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह की फंडिंग का नेटवर्क ध्वस्त कर रहा है। इसीलिए उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह ने खजाना छिपा कर रखा है। लेबनान में भीषण बमबारी जारी है। अब सीरिया में भी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है, यानी इजराइल बैरूत से लेकर दमिश्क तक हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त कर देना चाहता है। जिससे हिजबुल्लाह फिर से सिर न उठा पाए, इसलिए हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, दूसरा टारगेट है हिजबुल्लाह की रॉकेट साइट, तीसरा टारगेट है हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं जिससे भारी तबाही हुई। खास तौर से फाइनेंस सेंटर और बैंक को निशाना बनाया गया और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिक घुस चुके हैं। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब आधी रात में बैरूत में ताबड़तोड़ हमले हुए, जिसमें बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह का बैंक जल गया। पूरी इमारत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की बिल्डिंग भी जल गई। रात में आग लगी, आसपास के लोग वहां से भाग गए। एक तरफ रात की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ दिन की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि फाइनेंस सेंटर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। अब सिर्फ तबाही के निशान मौजूद हैं। फाइनेंस सेंटर में रखी करेंसी और सोना जल गया। आधी रात से शुरू हुई एयर स्ट्राइक दिन के उजाले में भी जारी रही। एक तरफ आईडीएफ के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के जेट बंकर बस्टर बम गिराकर कमांड सेंटर को उड़ा रहे हैं। बैरूत के आसपास 3 कमांड सेंटर जमींदोज कर दिए। उनमें आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं दूर से ही दिख रहा था। बैरूत में ही हरीरी अस्पताल में बम गिराए गए। ये उसी की तस्वीरें हैं। रफीक हरीरी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस में हॉस्पिटल है। आईडीएफ को अंदेशा था कि अस्पताल में हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हैं, इसीलिए वहां तबाही मचाई गई। बताया जा रहा है कि नसरल्ला अस्पताल को फाइनेंस सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल करता था। फंडिंग का पैसा यही रखा जाता था। जो हमले में जल गया। इजराइल ने बेरूत के ओजाई पोर्ट पर भी हमला किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके बोट लेकर भागने वाले थे। आईडीएफ ने बैरूत और लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हमले किए, जिसमें से अधिकतर हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर थे। हिजबुल्लाह का अस्तित्व खत्म करने के लिए इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें लेबनान और सीरिया का नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। पहले रसद और हथियार का रूट ब्रेक किया गया। अब फंडिंग नेटवर्क खत्म करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह खाक में मिलाने की तैयारी है। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।
अब सीरिया में उन तमाम इलाकों में तबाही मची हुई है जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग होती रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से तल अवीव पर मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। डिफेंस सिस्टम ने गिराई दोनों ही मिसाइलें, लेकिन यह हमला किया गया लेबनान से तल अवीव पर। हिजबुल्लाह ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, दोनों ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया और डिफेंस सिस्टम द्वारा इन्हें मार गिराया गया। यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने इलात पर दागे हैं ड्रोन। इजरायली एयरफोर्स ने ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने इलात पर ड्रोन दागे। हालांकि इन ड्रोनों को भी इजरायली एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया। लेबनान में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कई बैंक बॉम्ब से नष्ट कर दिए गए हैं। 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने इजराइल से इसका बदला लिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। ऐसा चूक प्रहार, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतने ताकतवर हथियार कैसे आ गए? लेबनान में इजरायली फाइटर जेट ने हिज्ब के बैंक और दूसरे ठिकानों को नष्ट किया। अब सोमवार की रात को हिज्ब ने इसका बदला लिया। तेल अवीव से मिसाइल का जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल हमले के दौरान अलर्ट का सायरन नहीं बजा। बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हिज्ब का ड्रोन पहुंचा। तेल अवीव के तटीय इलाके में 2 बार धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। किसी सीक्रेट ठिकाने से मिसाइल को लॉन्च किया गया। वीडियो में दावा है कि हिजबुल्लाह ने नस्र-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। लेबनान की एक और वीडियो ने इजराइल की फिक्र बढ़ा दी है। आसमान की तरफ तेजी से उठ रही ये रोशनी एंटी एयरक्राफ्ट गन की है। अब तक इजराइल के फाइटर जेट बेखौफ होकर बैरूत पर बम बरसा रहे थे। लेकिन 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने अपनी नई ताकत का सबूत पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन पहुंच चुकी हैं। एक दिन पहले इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया गया। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से फाइटर जेट पर फायरिंग की गई। हिजबुल्लाह ने नए हथियार की ताकत का एक और सबूत दिखाया है। किसी जगह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर होती है और उसके बाद नजर आता है इस जगह पर इजराइल के कुल 8 सैनिक मौजूद थे और इसी जगह पर हिजबुल्लाह की मिसाइल का हमला हुआ। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला किया। सीरिया से इजराइल के रोशपिना पर हमला हुआ। सीरिया से साफेद पर भी रॉकेट हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 27 रॉकेट से इजराइल को टारगेट किया।
रिपोर्ट के मुताबिक नस्र 2 के साथ हिजबुल्लाह ने हमले के लिए अल्बस गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। मिसाइल के साथ नॉर्थ इजराइल को टारगेट करके लगातार रॉकेट हमले किए गए। इजराइल के हाइफा पर 10 रॉकेट हमले हुए। क्रायोत इलाके में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। गैलिली और कार्मेल पर भी रॉकेट से हमले हुए। हिजबुल्लाह की लॉन्ग रेंज रॉकेट वेस्ट बैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी रॉकेट से धमाका हुआ। हिजबुल्लाह का दावा है कि रूस और इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियरों ने मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने सीरिया में कई अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाने बनाए हुए हैं। पिछले दिनों एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान इजराइल के कमांडो सीरिया के एक ऐसे ही ठिकाने तक पहुंचे थे। सीरिया से ईरान के 6 वैज्ञानिक पकड़े गए थे। इजरायली सेना ने मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया था। सीरिया में केमिकल हथियार भी बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। इजराइल में अमेरिकी थाड की भी तैनाती है। थाड की नाकामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब थाड को भी नाकाम साबित कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई है। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई है। इजराइल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान होने वाले हमलों में इजरायली सेना के हथियार भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ लगे। माना जा रहा है कि इजरायली हथियारों से इजराइल पर ही प्रहार हो रहा है, लेकिन उससे भी चिंता की बात है लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का पहुंचना। अब अमेरिका ने इजरायली वायुसेना को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजराइल ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि और हथियार लेबनान ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया है। ब्लिंकन ने गाजा में युद्ध विराम पर बात की है। एंथनी ब्लिंकन लगातार दौरे करते रहे हैं तब से जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन अब एक बार फिर एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल में मुलाकात की है और कोशिश ये है कि युद्ध विराम पर बात कुछ आगे बढ़े। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इस वक्त इजराइल में हैं और वहां उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं।
आइए आपको विस्तार से बताते हैं इजराइल में ब्लिंकन के होने के मायने क्या है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में हैं। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका में 12 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर बाइडेन पर बहुत दबाव है। गाजा में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका दरअसल कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इस दौरे पर हैं ब्लिंकन। नेतन्याहू से गाजा में संघर्ष विराम पर मंथन किया है उन्होंने। बंधकों की रिहाई को लेकर भी चर्चा हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग पर भी बातचीत हुई है। इस वक्त जो इजराइल की रणनीति है उस पर बातचीत हुई है और युद्ध विराम की कोशिश अमेरिका चाहता है कि की जाए जल्द से जल्द। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। कमाल अदवान अस्पताल के पास हमला किया गया है। अस्पताल के पास घरों पर बारूदी प्रहार किया गया इजराइल द्वारा। इजरायली हमले में तबाह हुए हैं कई घर। इजराइल कई सालों से हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब बेंयामिन नेतन्याहू ने इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल ने संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान तैयार किया है, जिसके पहले चरण में उसने उत्तरी गाजा पर बमबारी शुरू कर दी है। उत्तरी गाजा इजराइल की बमबारी से दहल रहा है। हर रोज कई किलो बारूद गाजा की धरती पर तबाही मचा रहा है। इस वक्त इजराइल का प्राइमरी टारगेट है जबालिया, जहां बीते 3 दिन में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। एक तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स यहां तबाही मचा रही है, तो वहीं आईडीएफ के फाइटर जेट टारगेटेड स्ट्राइक में इमारतों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमलों में 20 अक्टूबर को जबालिया में 33 लोगों की मौत हो गई थी। 21 अक्टूबर के दिन इजरायली हमले में 19 लोग मारे गए। 3 दिन में इजराइल ने जबालिया और उसके आसपास मौजूद अल आब्दा हॉस्पिटल, इंडोनेशिया अस्पताल और कमल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। तीनों अस्पतालों के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने जबालिया को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद जबालिया से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये जबालिया कैंप की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जत्थों की शक्ल में शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास ने जबालिया में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाया हुआ है। वहीं इस इलाके में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। इसीलिए आईडीएफ जबालिया को टारगेट कर रही है और इसी आधार पर इजराइल जबालिया में हो रहे नरसंहार को जायज ठहरा रहा है, साथ ही पूरे शहर को खाली करवा रहा है। जबालिया से लोगों को दक्षिणी गाजा में मौजूद अल मवासी भेजा जा रहा है। सलाह एल दीन रोड से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि आने वाले दिन जबालिया के लिए बेहद बारूदी हो सकते हैं, इसीलिए लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं। इजराइल जबालिया को खाली करने की वजह बंधकों की खोज बता रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसका खुलासा इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने किया है। उन्होंने गाजा सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि इजराइल का लक्ष्य अब संपूर्ण गाजा पर कब्जा है।
दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल संपूर्ण गाजा पर कब्जे के मिशन को तेज कर चुका है। दक्षिण गाजा की ज्यादातर आबादी अल मवासी भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इजराइल उत्तरी गाजा को भी पूरी तरह खाली करा सकता है, जिसकी गवाही नॉर्थ गाजा में इजराइल के हमले देते हैं। बीते 17 दिन में आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें 640 लोगों की मौत हुई है। 80 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सभी अस्पताल आंशिक तौर पर चल रहे हैं। 4 लाख लोगों के लिए। और अब बात करेंगे ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की होने वाली सबसे बड़ी और अहम मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आज मुलाकात होने वाली है। आप इसे महामुलाकात कह सकते हैं। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर हुए समझौते के बाद आज होने वाली ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है दोनों देशों के लिए। दो महाशक्तियों के सुप्रीमो के बीच आज होने वाली इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आज अब से थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स की साइडलाइन पर यह अहम मुलाकात होने वाली है। कजान में शाम 4:30 बजे होगी ये मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ये अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। 4 साल के बाद ये अहम मुलाकात हो रही है इन दोनों नेताओं के बीच, यानी भारत और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ था उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है ब्रिक्स की साइडलाइंस पर। द्विपक्षीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। 5 साल के बाद दोनों नेताओं के बीच ये अहम बैठक होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं। ब्रिक्स की लाइव तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स को संबोधित कर रहे हैं। वहीं एक शी जिनपिंग की तस्वीर यहां पहुंचते हुए बैठक में हिस्सा लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहां पहुंचते हुए बैठक में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अपने आप में तस्वीर बहुत अहमियत भी रखती है, क्योंकि ये 3 बड़े नेता हैं दुनिया के, ये 3 बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में इस समय और एक जगह मौजूद हैं इस वक्त। मोदी और जिनपिंग की महामुलाकात होने वाली है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, रूस के कजान में मोदी और जिनपिंग में बातचीत होगी। दोनों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ये अहम मुलाकात हो रही है। ये द्विपक्षीय मुलाकात है जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो रही है। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है और ये जो बातचीत है वो 5 साल के बाद हो रही है। जो रिश्ते भारत और चीन के खराब हुए वो 4 साल पहले खराब हुए। बातचीत से संबंधों में और सुधार की उम्मीद की जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो दूरी बनी थी उसमें कुछ कमी आएगी और सुधार होगा भारत और चीन के संबंधों में। संभावित एजेंडा क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। एलएसी पर सीमा विवाद सबसे बड़ा एजेंडा है। हालांकि उस पर जो रास्ता है वो निकाल लिया गया है, उस पर बातचीत बढ़ गई आगे, लेकिन तनाव में और कमी कैसे हो इस पर और बातचीत हो सकती है दोनों के बीच। इसके आगे कैसे बढ़ा जाए इस एजेंडे पर बातचीत होगी भारत और चीन के बीच, यानी भारत और चीन का जो आर्थिक सहयोग है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। एलएसी के विवाद को खत्म करने के बाद जब आगे बढ़ने की बात होगी तो किन मुद्दों पर और किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है इस पर बात होगी। बैठक के बाद संयुक्त बयान भी जारी होगा। दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। इस बयान की अहमियत बहुत ज्यादा है। 5 साल के बाद मोदी और जिनपिंग में बातचीत हो रही है। साइडलाइंस पर कई जगह पर वहां पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हुई क्योंकि एलएसी पर तनाव बना हुआ था। लेकिन अब 5 साल के बाद दोनों की बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी। 2020 गलवान झड़प के बाद ये पहली बैठक है। 2020 में जो गलवान झड़प हुई उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो रही है। गलवान से पहले लगातार मुलाकातें हुई हैं दोनों नेताओं के बीच, लेकिन अब ये एलएसी पर जो तनाव बना हुआ था उसके बाद ये पहली मुलाकात है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो ब्रिक्स से निकलकर सामने आ रही है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने क्या कहा है, आइए वो आपको बताते हैं। ब्रिक्स में नए सदस्यों का स्वागत है, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुतिन ने भी गिनवाया कि कितने देश हैं जो इस वक्त ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं। पूरी दुनिया संघर्षों से जूझ रही है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का कहना था कि जो नए सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ब्रिक्स में नए सदस्यों का ऐसे समय में स्वागत है। नई चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध और आर्थिक दिक्कतों की चुनौतियां हैं इस वक्त दुनिया के सामने। ब्रिक्स समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 30 से ज्यादा देश जुड़ना चाहते हैं, यानी अभी भी एक लंबी फहरिस्त है उन देशों की। पुतिन का यह कहना है कि जो ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स का मजबूत वैश्विक प्रभाव है और इसके साथ दुनिया के तमाम और देश जुड़ना चाहते हैं। 30 देश और हैं फहरिस्त में जो जुड़ना चाहते हैं, ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं।